नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियों के मशहूर हीरो शर्लॉक होम्स को। सर आर्थर कॉनन डॉयल का जन्म 22 मई 1859 को स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में हुआ। शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन के चरित्र का जन्म हुआ 1887 में अ स्टडी इन स्कारलेट उपन्यास से। आज की कहानी द एडवेंचर ऑफ द इलस्ट्रियस क्लाइंट प्रकाशित हुई थी द केस बुक ऑफ शर्लॉक होम्स नामक किताब में सन 1927 को। शर्लॉक होम्स की कहानियाँ आगे चलकर अपराध कथा जगत की महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी गई है। इस कहानी के सूत्रधार हैं डॉक्टर जेम्स वाटसन, जो जाने जाते हैं शर्लॉक होम्स के करीबी मित्र एवं सहायक के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी द एडवेंचर ऑफ द इलस्ट्रियस क्लाइंट। अब कोई आपत्ति नहीं है, मिस्टर शर्लॉक होम्स ने उत्तर दिया। इतने सालों बाद कई बार अनुरोध करने के पश्चात शर्लॉक ने मुझे इस कहानी को दर्ज करने की अनुमति दे दी। यह मेरे मित्र के करियर के सर्वोच्च मामलों में से एक है। मुझे और होम्स को टर्किश बात का शौक था। वहाँ के ड्राइंग रूम के सुखद आभास में शर्लॉक थोड़ा कम मितभाषी और ज़्यादा आम इंसानों जैसे पेश आता। नॉर्थम्बरलैंड एवेन्यू में स्थित ऐसे ही एक टर्किश बाग के ऊपरी मंजिल पर स्थित एक कोने में रखे 2 सोफा पर जाकर हम लेट गए। तारीख मुझे अच्छे से याद है, 3 सितंबर 1902। मैंने पूछा कि कोई नई खबर। उत्तर में शर्लॉक ने अपना हाथ बढ़ाकर अपने बगल में टंगे हुए कोट के जेब से एक लिफाफा निकाला। मुझे लिफाफा थमाते हुए कहा, ये चिट्ठी लिखने वाला शायद कोई नखरीला अभिमानी मूर्ख होगा या फिर सच में कोई जिंदगी और मौत का मामला भी हो सकता है, पर इस चिट्ठी से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। चिट्ठी थी कार्टन क्लब से, तारीख पिछले शाम की थी। चिट्ठी का संदेश कुछ इस प्रकार था। मिस्टर शर्लॉक होम्स को सर जेम्स डेमरी का अभिनंदन। कल शाम 4:30 बजे वो शर्लॉक से मिलना चाहते हैं। जिस सिलसिले में वो मिस्टर होम्स की मदद चाहते हैं, वह मामला काफ़ी नाजुक और महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास है कि मिस्टर होम्स पूरी संभव कोशिश करेंगे इस साक्षात्कार को स्वीकार करने की, और वो इस साक्षात्कार की पुष्टि कार्टन क्लब के फ़ोन पर कर सकते हैं। लिफाफा लौटाने पर होम्स ने कहा, वॉटसन, मुझे ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इस भेंट की पुष्टि कर दी है। तुम इस आदमी डेमरी के बारे में कुछ जानते हो? मैंने उत्तर दिया, बस यही कि हमारे समाज में एक घरेलू नाम बन गई है। मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ, शर्लॉक ने कहा। कई नाजुक मामलों को खबरों के कागज में प्रकाशित होने से रोकने में मिस्टर डेमरी की काफ़ी प्रतिष्ठा है। तुम्हें याद है हैमरफोर्ड विल केस? किस तरह उन्होंने सर जॉर्ज लुइस के साथ समझौता वार्ता किया था। वैसे इस इंसान में कूटनीति शिल्प की एक प्राकृतिक कला है, तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि उन्हें सच में हमारे सहयोग की आवश्यकता है। हमारे? अगर तुम आ सको वॉटसन। मैं उत्साहित होते हुए, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। तो फिर तय रहा, कल शाम 4:30 बजे। तब तक के लिए इस मामले के बारे में नहीं सोचते, शर्लॉक ने जवाब दिया। मैं समय से पहले ही बेकर स्ट्रीट पहुंच चुका था। ठीक 4:30 बजे कर्नल सर जेम्स डेमरी का आगमन हुआ। उनके लिए कोई विशिष्ट वर्णना की आवश्यकता नहीं। आप में से कुछ लोगों को याद होगा,
कुछ ऐसे व्यक्तियों के चेहरे जिन्हें देखकर ही उनके सरलता और ईमानदारी का अनुमान किया जा सकता है। मिस्टर डेमरी भी उनमें से एक हैं। बिना मूछ दाढ़ी वाला चौड़ा चेहरा, आवाज़ में विनम्रता, भूरी आंखों में झलकती हुई सरलता और होठों पर हंसी। उनकी वेशभूषा की सूक्ष्म बारीकियां दर्शाती है कि हमारे बीच एक रईस इंसान बैठे हुए हैं। मेरी तरफ देखकर विनम्र भाव से नमस्कार करते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि मेरी यहाँ मुलाकात डॉक्टर वॉटसन से भी होगी। इनके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है मिस्टर होम्स। इस बार हमारा पाला पड़ा है एक ऐसे व्यक्ति से जिसके लिए अपराध करना एक मामूली बात है। मेरी माने तो पूरे यूरोप में इससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है। होम्स ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा पाला कई ऐसे प्रतिद्वंदियों से पड़ा है जिनके बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा जाता था। शर्लॉक ने अपनी पाइप को जलाते हुए पूछा, आप स्मोक करते हैं? मिस्टर डेमरी ने गर्दन हिलाकर ना में उत्तर दिया। शर्लॉक ने माफ़ी मांगते हुए अपनी पाइप को जलाया और कहा, वैसे आपके अनुसार ये इंसान अगर स्वर्गीय प्रोफेसर मोरियार्टी या फिर जीवित कर्नल सेबेस्टियन मॉरिन से भी ज़्यादा खतरनाक है तो निश्चय ही वो मिलने के योग्य होगा। क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? आपने बैरन ग्रनर के बारे में सुना है? मिस्टर डेमरी ने कहा। आपका मतलब वो ऑस्ट्रियन मर्डरर? कर्नल डेमरी हंसते हुए कहने लगे, मिस्टर होम्स, वंडरफुल। आपकी नज़रों से कुछ नहीं बचा है, तो आपने भी उसे खूनी मान ही लिया। देखिए मिस्टर डेमरी, महाद्वीप के अपराधों की खबर रखना मेरा पेशा है। प्राग में हुए इस घटना को पढ़कर किसे इस बात का संदेह रहेगा इस इंसान के अपराधी होने का? ये तो एक बिल्कुल तकनीकी कानूनी पॉइंट है कि इस केस के अहम गवाह की संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु के कारण ही बैरन ग्रनर को इस केस से मुक्ति मिली है। मुझे पूरा यकीन है कि स्प्लंगन पास के उस तथाकथित एक्सीडेंट में इसकी बीवी की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि इस इंसान ने ही अपनी बीवी को मारा है। मुझे ये भी खबर है कि हाल ही में ये इंसान इंग्लैंड आया हुआ है और इस बात का पूर्वाभास भी है कि बहुत जल्द किसी काम के सिलसिले में वो मुझसे मिलने आएगा। पर बैरन ग्रनर को लेकर अब क्या मुसीबत आ पड़ी है? मिस्टर डेमरी ने दुखी स्वर में कहा, ये मामला काफ़ी संजीदा है मिस्टर होम्स। अपराध का बदला लेना ज़रूरी है, पर अपराध को रोकना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही भयानक घटना घटने वाली है और इसका परिणाम क्या होगा ये जानते हुए भी इसे रोकने में असमर्थ हूँ। क्या मनुष्य इससे भी ज़्यादा दयनीय परिस्थिति में पड़ सकता है? शायद नहीं, शर्लॉक ने कहा। तो फिर आपको उस क्लाइंट से ज़रूर सहानुभूति होगी जिसकी तरफ से मैं आया हूँ। होम्स चुचलाते हुए, मैं समझा नहीं, आप सिर्फ एक माध्यम हैं? तो फिर असली क्लाइंट कौन है? मिस्टर होम्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझसे ये सवाल ना पूछें। मैं उन्हें आश्वासन दे चुका हूँ कि उनका नाम इस केस में नहीं लिया जाएगा। उनके इरादे नेक और उदार हैं, पर वो अज्ञात रहना ही पसंद करेंगे। आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं, पर आपको अपनी पूरी फीस मिल जाएगी और इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने में आपको पूरी आज़ादी भी दी जाएगी। आशा करता हूँ अब क्लाइंट का नाम जानना आपके लिए आवश्यक नहीं। होम्स ने थोड़ी बेरुखी से कहा, मुझे माफ़ कीजिए सर जेम्स, मैं इस केस पर काम नहीं कर पाऊँगा। मेरे केस का एक सिरा रहस्यात्मक हो मंजूर है, पर दोनों सिरों में रहस्य मुझे भ्रमित कर देगा। शर्लॉक की ना सुनकर हमारे अतिथि काफ़ी परेशान हो गए। चेहरे पर हताशा से अंधेरा छा गया। मिस्टर होम्स, आपको अनुमान नहीं आपने मुझे किस तरह की दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस केस के तथ्यों के बारे में पता लगने पर
आप ज़रूर इस केस को लेंगे, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण मैं सारी बातें आपको नहीं बता पाऊंगा। एटलीस्ट जितनी बातें बता सकता हूँ उतना आपको बताता हूँ। शर्लॉक ने भी कहा, पर आप तभी बता सकते हैं जब आप समझ लें कि मेरे तरफ से फ़िलहाल इस केस को लेने का कोई आश्वासन नहीं है। सर डेमरी कहते हुए, मैं समझ गया। तो सबसे पहले आपने जनरल डी मर्विल का नाम सुना होगा। खैबर के जनरल डी मर्विल? हाँ, सुना है उनके बारे में। तो मिस्टर मर्विल की एक बेटी है, वायलेट डी मर्विल, जिसे कहा जा सकता है एक निपुण अद्भुत महिला, सुंदर, गुणी और धनी भी। उनकी इसी प्यारी सी बच्ची को ही उस राक्षस के हाथ से बचाना है। तो क्या बैरन ग्रनर की उन पर कोई पकड़ है? सिर्फ पकड़ ही नहीं, बल्कि एक मजबूत पकड़, प्रेम की पकड़। अगर आपने सुना हो, बैरन असाधारण रूप से सुंदर है, बोलचाल का आकर्षक मिजाज और महिलाओं के बीच काफ़ी सुचर्चित भी है। शर्लॉक की जिज्ञासा हुई, बैरन ग्रनर जैसे आदमी की मुलाकात मिस वायलेट डी मर्विल जैसे उच्च श्रेणी की महिला के साथ कैसे हुई? उनकी मुलाकात मेडिटेरेनियन के एक नौकायान यात्रा में हुई। उसने इस तरह अपने आप को लेडी के साथ जोड़ लिया कि वो उनका दिल जीत बैठे। लेडी पर तो जुनून सवार है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। हर मुमकिन कोशिश की गई पर कोई फ़ायदा नहीं। आखिरकार अगले महीने दोनों ने शादी करने का फैसला किया है और किसी को पता नहीं कि कैसे उन्हें रोका जाए। क्या लेडी को बैरन के ऑस्ट्रिया की घटना के बारे में नहीं पता? उस राक्षस ने लेडी को ऑस्ट्रिया की घटना के बारे में सब बताया, पर अपने तरीके से, जिससे कि वो उनके सामने निरपराध लगे और लेडी भी उसके कहे गए बातों को ही मानती है। तो निश्चित ही अनजाने में आपने अपने क्लाइंट का नाम भी बता दिया है, निस्संदेह जनरल डी मर्विल। हमारे अतिथि थोड़ा घबराकर बोले, मिस्टर होम्स, आपको ये कहना कि जनरल साहब वही क्लाइंट है, ये सच नहीं होगा। डी मर्विल इस घटना से काफ़ी हतोत्साहित हो चुके हैं। जिस इंसान ने जंग के मैदान में कभी हार नहीं मानी, आज वो इस रास्कल के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हालांकि मेरे क्लाइंट मेरे और जनरल साहब के पुराने मित्र हैं और वायलेट को अपनी बेटी के समान स्नेह करते हैं, इसलिए वो इस दुर्घटना को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मेरे क्लाइंट के परामर्श पर ही मैं आपके पास आया हूँ, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते। देखिए मिस्टर होम्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझदारी से आप मेरे क्लाइंट का पता लगा ही लेंगे, पर आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनके सम्मान के बारे में सोचते हुए उनकी पहचान गुप्त ही रखिएगा। होम्स मुस्कुराते हुए, मेरी तरफ से आप आश्वस्त रहिए। आपको बताना चाहूँगा कि आपके इस केस को सुलझाने में मेरी दिलचस्पी है, पर आपको कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? कार्ल्टन क्लब में कोई मैसेज दे सकते हैं, वो मुझ तक पहुंचा देंगे। पर अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे इस नंबर पर टेलीफोन करिएगा। होम्स ने नंबर नोट किया और पूछा, कृपया आप अगर मिस्टर बैरन का वर्तमान पता बता पाएं? हाँ, लिखिए। वर्नन लॉज, किंगस्टन के पास। काफ़ी बड़े से घर में रहता है, अमीर है और कुछ धन यहाँ वहाँ से भी मिला है। इस समय घर पर होगा? हाँ, मेरे ख्याल से। इसके अलावा कुछ और बात बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? काफ़ी शौकीन मिजाज का है, घोड़ों में रुचि रखता है। प्राग की घटना से पहले हर्लिंगम में पोलो खेला करता था, पर अब छोड़ दिया है। तस्वीर और किताब इकट्ठा करने का शौक है, कह सकते हैं कलात्मक प्रकृति का भी है।
चीनी बर्तन बनाने में दक्षता है और इस विषय पर उसने किताब भी लिखी है। अ कॉम्प्लेक्स माइंड, शर्लॉक कहते हैं। हर बड़ा अपराधी जटिलता से ही सोचता है। उदाहरण स्वरूप ले लो मेरा पुराना मित्र चार्ल्स पीस, जो कि वायलिन बजाने में माहिर है। वैसे सर जेम्स, आप अपने क्लाइंट को इत्तला कर दीजिए, मैं बैरन का मामला ले रहा हूँ और अपने सूत्रों की मदद से जल्द ही कुछ खोज निकालने की कोशिश करता हूँ। हमारे अतिथि के चले जाने के बाद काफ़ी देर तक शर्लॉक अपनी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक पूछने लगा, वॉटसन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है तुम्हें खुद जाकर मिस वॉयलेट से मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा होगा। उसने जब अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी तो हम अजनबियों की क्यों सुनेगी? हमें कुछ दूसरा उपाय करना चाहिए। शिनवेल जॉनसन शायद हमारी मदद कर सकता है। शिनवेल जॉनसन का उल्लेख मेरी कहानियों में अब तक नहीं आया है। जॉनसन को जाना जाता था एक खतरनाक अपराधी के तौर पर। पार्कहर्स्ट की जेल में सज़ा काटने के बाद वहां से निकलकर वो सीधा होम्स का सहयोगी बन गया। उसके अपराधों ने उसे मशहूर बना दिया, जिसके कारण शहर की नाइट क्लब, जुओं के अड्डे और अंडरवर्ल्ड में उसकी काफ़ी जान पहचान है। तीव्र अवलोकन, तेज दिमाग और अंडरवर्ल्ड की जान पहचान ने उसे होम्स का एक उपयुक्त खबरी बना दिया। इस बार भी शर्लॉक ने उसकी मदद लेने की सोची। मेरे एक ज़रूरी व्यवसाय के काम की वजह से मैं शर्लॉक के आगे की गतिविधियों की खबर नहीं रख पाया। अगली शाम सिम्पसन में हमारी मुलाकात हुई। मेरे पहुंचने से पहले ही शर्लॉक वहां एक कोने के टेबल पर बैठा कुछ सोच रहा था। मेरे बैठने पर उसने बाकी बातें बताई। शर्लॉक के कहे मुताबिक जॉनसन ने अपनी खोज शुरू कर दी थी। उसके अनुसार अंडरवर्ल्ड के अंधेरे कोनों में शायद बैरन के कुछ राज मिल जाएं। पर मेरी जिज्ञासा थी, अगर लेडी को सब कुछ पता है तो हमारी छानबीन से मिले हुए तथ्यों पर वो क्यों विश्वास करेगी? इस पर शर्लॉक ने जवाब दिया, क्या पता वॉटसन, महिलाओं का मन हम पुरुषों के लिए पहेली के समान है। कभी कभार हत्या जैसे अपराध को समझाया जा सकता है और शायद इसीलिए लेडी ने माफ भी कर दिया हो। पर कभी कभार छोटे अपराध भी नासूर बन सकते हैं। इस पर बैरन ने कहा, एक सेकंड रुको, बैरन ने कहा, क्या मतलब? ओह, मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताना ही भूल गया। वेल वॉटसन, तुम जानते ही हो मुझे अपने प्रतिद्वंदी से आमने सामने मिलने में ज़्यादा दिलचस्पी है, ताकि मैं उसके हाव भाव और गतिविधियों को जान पाऊँ। तो हुआ यूँ कि जॉनसन को सब समझाकर मैं एक टैक्सी लेकर किंगस्टन के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने अपना कार्ड दिखाया, जिससे बैरन को मुझे पहचानने में कोई परेशानी ना हो। है तो वो बड़े मिलनसार स्वभाव का, पर एक उत्कृष्ट प्रतिद्वंदी के गुण भी हैं, जैसे कि उसका शांत स्वभाव, मखमली आवाज़, पर इन सब के पीछे छुपा है कोबरा जैसा विशेला क्रूर चेहरा। मुझे खुशी है कि बैरन के इस केस के लिए मैंने हाँ कहा। मैंने पूछा, पर उसका मिलनसार स्वभाव? इस पर शर्लॉक ने कहा, कुछ लोगों की दोस्ती उनके दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक होती है। मेरे पहुंचते ही बैरन ने विलक्षण भाव से मुझे कहा, मिस्टर होम्स, जल्द ही मैं आपसे मिलने जाने वाला था। तो जनरल डर्मोविल ने आखिरकार आपको नियुक्त कर ही लिया, हाँ? मेरे और उनके बेटी की शादी को रोकने के लिए? क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? पर मेरे दोस्त, मुझे खेद है कि ये मामला शायद आप सुलझा ना पाएं और इतने सालों से कमाए हुए सम्मान को गवा बैठें। इस बार आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। शायद आप अपने आप को खतरे में भी डाल लें। तो मेरी सलाह है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं। आश्चर्य मिस्टर बैरन, मैं भी ऐसे ही कुछ सलाह लेकर आपके पास आया हूँ। आपकी बुद्धि की मैं कद्र करता हूँ और इसलिए सीधे लफ्ज़ों में कहता हूँ,
आपके अतीत को कुरेदकर आपको असुविधाजनक परिस्थिति में डालने की मेरी कोई मंशा नहीं है, पर अगर आप इस शादी से पीछे नहीं हटते हैं तो आप अपने खिलाफ कई सारे प्रभावशाली शत्रु बना लेंगे, और वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक आपको लंदन छोड़ने पर मजबूर न कर दें। क्या आपके लिए ये ठीक रहेगा? और आपका अतीत आपको लेडी के सामने अप्रिय भी बना सकता है। मेरी बातों को सुनकर अपनी हंसी दबाते हुए बैरन ने कहा, ओह, तो आपके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, पर मेरे पास बहुत कुछ है। हाँ, मेरे अतीत की सारी घटनाओं को बताने के बावजूद भी लेडी ने मुझसे शादी करने की सोची, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और साथ ही साथ मैंने उसे आगाह कर दिया है कि आप जैसे कई लोग उसे मिलने जाएंगे और मेरे खिलाफ उसे भड़काएंगे, पर आप निश्चित रहिए, हाँ, आप जैसे उसे निपटना उसे आता है। वैसे मिस्टर होम्स, आपने पोस्ट हिप्नोटिक सुझाव के बारे में सुना है? चलिए कोई नहीं, जल्द ही आपको इसका उदाहरण देखने को मिलेगा कि किस तरह मेरे जैसे व्यक्तित्व का इंसान किसी को भी अपने वश में कर सकता है। आप बेझिझक लेडी से मिलिए। हाँ, अपने पिता का मान रखने के लिए वो आपसे ज़रूर मिलेंगी। तो वॉटसन, इतने सब के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, सो मैंने सोचा जितनी इज्जत बची है उसे लेकर वापस आ जाऊं। पर मेरे निकलने से पहले बैरन ने मुझे फ्रेंच जासूस लीब्रन के बारे में पूछा। कुछ हफ्ते पहले लीब्रन पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया और उन्हें अपंग बना दिया। इस घटना से एक हफ्ते पूर्व लीब्रन बैरन के बारे में छानबीन कर रहा था। सो विदा लेने से पहले बैरन ने मुझे दोबारा चेतावनी दी कि मैं इस केस को छोड़ दूं। तो वॉटसन, ये इंसान काफ़ी खतरनाक मालूम होता है, अपने कहे से ज़्यादा कर बैठता है। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, तुम्हारा इस मामले में दखल देना ज़रूरी है? क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो उस लेडी से शादी कर ले तो? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसी ने अपनी पत्नी को मारा है। तुम अपनी कॉफ़ी ख़त्म करो और मेरे साथ घर पर चलो। शिनवेल अपनी रिपोर्ट के साथ वहाँ आता ही होगा। घर पहुँचने पर शिनवेल वहाँ मौजूद था। उसके साथ एक महिला भी थी। देखकर लगता है अंडरवर्ल्ड में काफ़ी अंदर घुसकर सबूत इकट्ठा किया है। महिला कम उम्र थी, दुबली पतली, पीला गहन चेहरा, पर देखने पर प्रतीत होता है कि कई सालों से उसने कई कठिनाइयों का सामना किया है और अब थक चुकी है। शिनवेल ने परिचय करवाया, मिस किटी विंटर के नाम से। महिला ने बताया, मुझे ढूंढना आसान है, पोर्की से पूछ लीजिए। अरे पोर्की शिनवेल, मैं और पोर्की पुराने दोस्त हैं, पहले एक साथ रहा करते थे। भगवान कसम मिस्टर होम्स, अगर दुनिया में इंसाफ है तो उस इंसान को जिसकी आप तहकीकात कर रहे हैं उसे नर्क में होना चाहिए। उस इंसान को उसकी औकात बताने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, आप बस बताएं। मैं हैरानी में पड़ गया बैरन के लिए उस महिला के अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत देखकर। महिला ने बताया, मेरा अतीत भूल जाइए, लेकिन आज मेरी जो ये हालत है उसका जिम्मेदार वो ग्रनर है। अगर मुझे मौका मिले तो उसे खींचकर मैं उसी गटर में फेंकूंगी जहां उसने कई महिलाओं को पहुंचाया है। आपको पता है आपको क्यों बुलाया गया है? शर्लॉक ने पूछा। हाँ, पोर्की बता रहा था कि किसी भोली भाली महिला को वो अपनी जाल में फंसाकर उससे शादी करने वाला है और आप इस शादी को रोकना चाहते हैं। अब तो आप इस शैतान के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं, आप इस शादी को रोक सकते हैं। नहीं, वो महिला प्यार में पागल है, किसी की बात का यकीन नहीं करेगी। उसे सब कुछ बताया गया है, पर फिर भी। कत्ल के बारे में भी? हाँ, सबकी बातों को झूठा कहकर नज़रअंदाज कर रही है। आप कुछ सबूत नहीं दिखा सकते?
क्या आप इसमें मदद करेंगी हमारी? क्या मैं खुद एक सबूत नहीं हूँ? मैं खुद उसके सामने जाकर कहूँगी कि किस तरह उसने मेरा इस्तेमाल किया। आप करेंगी ऐसा? हाँ, क्यों नहीं। वेल, ये कोशिश की जा सकती है। पर बैरन ने अपने सारे अपराधों के बारे में लेडी को बताया है, तो शायद वो हमारी बात ना सुने। शायद उसने सब बताया होगा। जब मैं उसके साथ थी तब मैंने भी उसे खून करते हुए देखा है। उसके लिए किसी का कत्ल करना मामूली बात है, पर मैं उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसके हर झूठ को सच मानती गई और हर अपराध को अनदेखा करती गई। पर एक रात उसने मुझे एक भूरे रंग की नोटबुक दिखाई। शायद उस शाम वो नशे में था, नहीं तो उस नोटबुक को लॉक करके बड़े ही संभाल कर रखता है। क्या था उसमें? क्या बताऊं मिस्टर होम्स, ये इंसान महिलाओं को इस्तेमाल करता है और उसे इस नीची हरकत को करने में गर्व महसूस होता है। उस नोटबुक में उसने सभी महिलाओं के नाम, डिटेल्स और उनकी तस्वीर इकट्ठा कर रखी थी। एक गटर से आया हुआ इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो ग्रनर ने की है। पर वो नोटबुक मिल पाना मुश्किल है। मैंने साल भर पहले उसे देखा था, पर अब पता नहीं कहाँ होगी। उस समय ग्रनर उससे अपने भीतरी अध्ययन कक्ष के एक पुराने राइटिंग डेस्क के एक छोटे से कंपार्टमेंट में रखता था। उसकी स्टडी में मैं जा चुका हूँ, होम्स ने कहा। अरे वाह, आप तो काफ़ी तेज़ निकले। सुबह ही तो आपने इस केस पर काम करना शुरू किया है। चलो, इस बार ग्रनर को अपने टक्कर का प्रतिद्वंदी मिला है। उसके बाहर की स्टडी रूम में एक कांच की अलमारी में चीनी बर्तन रखी हुई है और उसी कमरे की डेस्क के पीछे एक दरवाज़ा है जो अंदर की स्टडी रूम तक ले जाती है। अच्छा, ठीक है, शर्लॉक ने उत्तर दिया और पूछा, जाने से पहले आपसे एक अनुरोध था। कल शाम 5 बजे आप यहाँ आ पाएंगी? लेडी वायलेट से मिलने का आपका जो सुझाव था उसके बारे में मैं कुछ कोशिश करना चाहता हूँ। आपकी सहायता के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वैसे मेरे क्लाइंट आपको आपकी पारिश्रमिक दे देंगे। नहीं मिस्टर होम्स, मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे तो इस आदमी को कीचड़ में पड़ा हुआ देखना है, और जब आप ये संभव कर पाएंगे तब मुझे मेरी पारिश्रमिक मिल जाएगी। इस इंसान का नकाब खोलने के लिए आप जब कहे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। बस पोर्की को इत्तला कर दीजिएगा। अगली शाम मैं और शर्लॉक स्ट्रैंड रेस्टोरेंट में मिले। वहाँ मैंने उसके और लेडी वायलेट की मुलाकात के बारे में पूछा। अपने कंधे को झटकते हुए उसने किस्सा सुनाया। तो शर्लॉक के शब्दों में किस्सा कुछ इस प्रकार था। अपॉइंटमेंट मिलने में कोई तकलीफ नहीं हुई। असल में मेरे ख्याल से लेडी वायलेट अपने पिता के हर आज्ञा का पालन कर कर अपने शादी की गलती का पश्चाताप करने की कोशिश कर रही है। हाँ, तो जनरल साहब ने फ़ोन पर बताया कि लेडी हमसे मिलने के लिए तैयार है। मिस विंटर भी समय पर आ गई और ठीक 5:30 बजे हम 104 बर्कली स्क्वायर पहुंच गए, जहां जनरल साहब रहते हैं। फिर एक दरवान हमें एक बड़े से ड्राइंग रूम में ले गए, जहां लेडी पहले से हमारा इंतज़ार कर रही थी। लेडी वायलेट कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी, दृढ़, सबसे अलग थलग, जैसे मानो चट्टान पर बर्फ की कोई मूर्ति रखी हो। लेकिन वॉटसन, क्या बताऊं, उनकी सुंदरता अपारक थी। मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, शायद तुम कुछ बता पाते। ऐसी सुंदरता मैंने मध्यकालीन पेंटिंग्स में देखी है, पर आश्चर्य की बात है कि कैसे उस जानवर के पंजे लेडी जैसी महिला पर पड़े। शायद इसे विपरीत स्वभाव के लोगों के बीच का आकर्षण माना जा सकता है। खैर, जो भी हो, लेडी को हमारे वहाँ जाने का कारण पता था और बैरन ने भी इस बात को लेकर
उनके मन में काफ़ी जहर घोल रखा था। सो मेरे कुछ कहने से पहले लेडी ने कहा, सर, मैं आपको भली भांति पहचानती हूँ। मेरे पिता के अनुरोध पर मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हुई हूँ, पर मैं आपको आगाह कर दूँ कि मेरे मंगेतर को बदनाम करने की आपकी कोशिश विफल रहेगी और मेरे निर्णय को नहीं बदल पाएगी। ये सारी बातें सुनकर मुझे लेडी पर दया आई। एक क्षण के लिए लगा कि वो मेरी बेटी के समान है। मैंने बहुत मिन्नतें की उन्हें समझाने की, उनको समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद बैरन का असली रूप जानने के बाद उनकी क्या दशा होगी, पर मेरी किसी बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो ज्यों के त्यों बैठी रही। फिर मुझे बैरन की कही गई बात पोस्ट हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस का ख्याल आया। सच में लेडी किसी और ही दुनिया के सपने देख रही थी। आखिरकार उन्होंने कहा, मिस्टर होम्स, बड़ी ध्यान से मैंने आपकी बातों को सुना, पर मेरा निर्णय निश्चित है। मुझे पता है कि मेरे मंगेतर एडलबर्ट ग्रनर का अतीत काफ़ी उद्दंड रहा है, जिसके कारण उन्हें कई बार घृणा का पात्र भी बनना पड़ा है। आपसे पहले कई लोगों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, पर मैं साफ तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं। अगर कभी उनके नेक स्वभाव पर आँच आई भी होगी तो मेरा विश्वास है कि मैं उनके इज्जत और शोहरत को सही मकाम पर ले जाऊंगी। वैसे आपके साथ ये महिला कौन है? और मेरे कुछ कहने से पहले मिस विंटर आग बगूला होकर बोलने लगी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आग और बर्फ आमने सामने हो। मिस विंटर ने चिल्लाकर कहा, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी मंगेतर की आखिरी रखैल हूँ। मुझ जैसे अन्य कई लड़कियों को तुम्हारे मंगेतर ने बहलाया, फुसलाया, इस्तेमाल किया और फिर कूड़े के ढेर में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हारे लिए तो कब्र खोदी जा रही है। बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी उस इंसान से शादी मतलब तुम्हारी मौत। या तो तुम्हारा दिल टूटेगा या फिर तुम्हारी गर्दन। और ये सब मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। बस उस आदमी से इतनी नफ़रत करती हूँ कि उससे बदला लेना चाहती हूँ। ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? जल्द ही तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी होगी अगर उससे शादी की तो। इस पर मिस मर्विल ने कहा, मैं ये बातें दोबारा नहीं डिस्कस करना चाहती। मुझे सब पता है कि मेरे मंगेतर की ज़िंदगी में 3 बाजारू औरतें थीं, पर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्हें अपने किए का पछतावा है और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और ये सुनकर मेरी साथी तो चिल्ला पड़ी, 3 बाजारू औरत? बेवकूफ़, वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। और क्या फिर? आखिरकार मिस मर्विल ने कह दिया, मिस्टर होम्स, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करना होगा। मेरे पिता के आज्ञा अनुसार मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हुई, पर मैं इस महिला की एक भी बात नहीं सुनना चाहती। और ये कहकर मिस वायलेट तो मिस विंटर पर झपटने ही वाली थी। वो तो अच्छा हुआ मैं तुरंत मिस विंटर का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले आया, नहीं तो कुछ हो ही जाता। पर यार वैटसन, जिस महिला को बचाने की हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसके इस अलगाव व्यवहार को देखकर मुझे खुद गुस्सा आ रहा है। कुछ नया सोचना पड़ेगा। ये कदम तो असफल रहा। वैटसन, तुम संपर्क में रहना। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है मैंने। हो सकता है अगला कदम वो चलने वाले हैं। जिसकी आशंका थी वही हुआ। मैं ग्रैंड होटल और चैरिंग क्रॉस स्टेशन के बीच गुजर रहा था। एक लंगड़ा आदमी अपनी दुकान पर खबरों की कागज़ बेच रहा था। मेरी नज़र पड़ी एक शीर्षक पर, शर्लॉक होम्स पर आत्मघाती हमला। डेट हमारे मिलने के 2 दिन बाद की थी। देखकर थोड़ी देर मैं स्तब्ध रह गया। तुरंत पेपर छीनकर मैं केमिस्ट की दुकान के सामने खड़ा खबर को पढ़ने लगा। हमें खेद है बताते हुए कि शहर के जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर शर्लॉक होम्स आत्मघाती हमले के शिकार हुए। उनकी हालत अनिश्चित है।
हमला दोपहर 12 बजे रीजेंट स्ट्रीट पर कैफ़े रॉयल के बाहर हुआ। 2 हमलावरों ने डंडे से मिस्टर होम्स को आहत किया। उनके सर और शरीर पर कई चोटें आई हैं, जिसे डॉक्टर गंभीर बता रहे हैं। उन्हें तुरंत चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से उन्हें उनके घर बेकर स्ट्रीट ले जाया गया। हमलावर आसपास के लोगों की नजरें बचाकर ग्लास हाउस स्ट्रीट से फरार हो गए। माना जा रहा है कि हमलावरों के ताल्लुकात आपराधिक जगत से हैं। मैं तुरंत घोड़ा गाड़ी में बैठा और बेकर स्ट्रीट के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने पाया सर लेस्ली ओकशॉट शहर के मशहूर सर्जन हॉल में बैठे हुए थे। उन्होंने बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, सर पर 2 गहरे जख्म हैं, टाके लगा दिए हैं मैंने। दर्द के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन भी दे दिया है, कुछ देर के लिए मिला जा सकता है। सुनकर मैं कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था, पर शर्लॉक जगा हुआ था। खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में आ रही थी। शर्लॉक के सर पर बैंडेज बंधी हुई थी। मैं उसके पास जाके बैठा। मेरी परछाई देखकर उसने धीरे से मेरा नाम लिया और कहा, सब कुछ ठीक है वाटसन, घबराओ नहीं। जितना दिख रहा है ना, उतना गहरा घाव नहीं है। शुक्र है भगवान का। तुम्हें तो पता है, थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट मैं भी कर लेता हूँ। दोनों की मार से मैं अपने आप को बचा रहा था, पर दूसरा आदमी मुझ पर हावी हो गया। होम्स, ये जरूर उस जलील ने करवाया होगा। तुम कहो तो मैं उससे निपट कर आता हूँ। पुलिस जब तक उन अपराधियों को पकड़ न ले, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अटैक और अपराधियों का गायब होना काफ़ी प्लानिंग की गई है। थोड़ा रुक जाओ, मेरे पास एक प्लान है। पहला, जब पत्रकार तुमसे पूछे तो तुम मेरे इस चोट लगने की घटना को बड़ा चढ़ाकर बताओ। कह दो कि अगर 1 हफ्ते में मैं इस चोट से ठीक हो गया तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा ही कुछ तुम देख लेना। और सर लेस्ली ऑकशॉट क्या? वो मैं देख लूँगा। उन्हें मेरी दुर्वस्था ही दिखेगी। और कुछ? हाँ, शिनवेल से कहो हमारी सहयोगी मिस विंटर को जल्द कहीं सुरक्षित जगह ले जाए। उन्हें खबर लग गई है कि मिस विंटर हमारे साथ है और मुझे डर है कि अगला हमला उन पर होगा। तो आज रात ही ये काम हो जाना चाहिए। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। और कुछ? हाँ, जाने से पहले पाइप और वो टोबैको का पैकेट टेबल पर रख देना। हाँ, और हाँ, रोज़ सुबह मुझसे मिलकर जाना। हम अपने अगले कदम के बारे में सोचेंगे। उसी शाम जॉनसन ने कहे मुताबिक मिस विंटर को एक शांत से उपनगर में कुछ दिनों के लिए छुपा दिया। अगले 6 दिनों तक शर्लॉक के बारे में खबरों के कागज में गंभीर खबरें छपने लगी। लोगों को लगने लगा शर्लॉक मौत के करीब पहुंच चुका है। मैं हर दिन शर्लॉक से मिलने जाने लगा, ये पुष्टि करने के लिए कि कहीं खबरों की बातें सही ना हो जाएं। पर शर्लॉक तेजी से ठीक होने लगा और कभी कभार तो मुझे भी शक होने लगा कि शायद उसकी चोट वाकई में उतनी गंभीर नहीं है जितनी मुझे लगी थी। इस आदमी में अपनी सोच को गुप्त रखने की एक प्रबल कला है। कभी कभार तो गोपनीयता की हद पार कर देता है। मैं, उसका करीबी दोस्त, उसी के प्लान से कई बार बेखबर रहता हूँ, पर उसकी यही गोपनीयता उसके कामों को नाटकीय रूप देती है। 7वें दिन टाके निकाले गए, पर खबरों में छापा गया कि जीवाणु से संक्रमण के कारण हालत गंभीर है। उसी दिन पेपर में मैंने एक खबर पढ़ी।
और लगा कि मेरे दोस्त को इस खबर को जानने की आवश्यकता है। खबर कुछ खास नहीं, बस यही कि अगले शुक्रवार लिवरपूल से चल रहे रूरिटेनिया नामक जहाज के यात्रियों में बैरन एडलबर्ट ग्रनर का नाम शामिल है। मिस वायलेट से विवाह के पूर्व वो अमेरिका में कुछ व्यवसाय के काम निपटाने जा रहा था। इस खबर को होम्स ने बड़े ध्यान से सुना और अचानक बोल उठा, फ्राइडे, सिर्फ 3 दिन है। ये कमीना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वैटसन, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी होम्स। वेल, फिर तुम अगले 24 घंटों में चाइनीज पॉटरी के बारे में गहन अध्ययन करो। इससे ज्यादा होम्स ने कुछ नहीं बताया और ना मैंने पूछा। इतने साल शर्लॉक के साथ रहकर मैंने ये सीखा कि आज्ञा का पालन करने में ही समझदारी है। पहले तो समझ नहीं आया कि इस काम को कैसे करूं। फिर मैं सेंट जेम्स स्क्वायर में स्थित लंदन लाइब्रेरी में अपने दोस्त लोमैक्स, जो वहाँ का सब लाइब्रेरियन था, उसे अपनी समस्या बताई। उसने एक मोटी सी किताब मुझे थमा दी। मैं सारा दिन सारी रात उस किताब को पढ़ता रहा और उसमें लिखे हुए नामों को याद करने की कोशिश की। बस डर इस बात का था कि आखिरी दिन बस गोलमाल न कर दूं। किताब को पढ़कर मुझे मशहूर आर्टिस्ट डेकोरेशन के बारे में पता चला, हुंग-वू के निशान, चक्रीय तिथियों के रहस्य का ज्ञान इत्यादि। अगली शाम मैं अपनी जानकारियों के साथ तैयार होकर होम्स से मिलने गया। होम्स अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठा था, सर पर बैंडेज। जाते साथ मैंने कहा, क्यों होम्स, खबरों के हिसाब से तो तुम मरने वाले हो। बस यही धारणा ही तो मैं सूचित करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो वैटसन? हाँ, कोशिश तो की है। गुड। तो तुम इस विषय पर वार्तालाप बनाए रख सकते हो। हाँ, शायद। ठीक है, मुझे उस रैक पर रखी हुई वो बॉक्स उतार कर दो। उसने बॉक्स खोला और उसमें से एक रेशम के कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी चीज निकाली। रेशम के कपड़े के अंदर से एक छोटी सी कटोरी निकली। गहरे नीले रंग की कटोरी बहुत नाजुक और सुंदर दिखाई पड़ रही थी। वैटसन, इसे संभाल कर रखना। ये कटोरी मिंग डायनेस्टी की एक्शेल पॉटरी का नायाब नमूना है। इसके पूरे सेट की कीमत बहुत बड़ी रकम है और पेकिंग के इंपीरियल पैलेस के अलावा कहीं और ये सेट मिलना नामुमकिन है। एक चाइनीज पॉटरी का विशेषज्ञ इसे देखकर पागल ही हो जाएगा। पर मैं इसका क्या करूंगा? इस प्रश्न पर होम्स ने मुझे एक कार्ड थमाया जिस पर लिखा हुआ था डॉक्टर हिल बार्टन, 369 हाफ मून स्ट्रीट। आज शाम के लिए तुम्हारी यही पहचान है वैटसन। शाम को तुम बैरन ग्रनर से मिलोगे। 8:30 बजे के आसपास वो खाली रहता है। उससे पहले एक नोट लिखकर तुम अपने जाने की इत्तला करोगे। उससे मिलकर तुम ये मिंग चाइना का नायाब नमूना उसे दिखाओगे। उससे कहोगे कि ये नमूना तुम्हारे हाथ लगा है और तुम्हें बैरन की रुचि के बारे में जानकारी है, इसलिए तुम ये चीज़ उसे एक अच्छी कीमत पर बेचना चाहते हो। पर कीमत क्या लगाऊं? अच्छा सवाल पूछा वैटसन। अगर तुम खुद अपनी चीज़ की कीमत नहीं लगा पाओ तो पकड़े जा सकते हो। सच बताऊं तो मुझे ये कटोरा सर जेम्स ने दिया है और देखकर लगता है कि ये उनके क्लाइंट के कलेक्शन का एक पीस है। कि कहना कि ये अमूल्य नमूना बेजोड़ है कुछ गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि किसी जानकार से इसका मूल्य आकलन कर ले। एक्सीलेंट वैटसन, तुम्हारी बुद्धि तो आज चमक रही है। क्रिस्टी या फिर सोथवी का सुझाव दे सकते हो। उसे लगेगा कि विनम्रता की वजह से तुम कोई दाम नहीं लगा रहे। पर अगर वो मुझसे मिलना ना चाहे? मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसे चीनी बर्तन इकट्ठा करने का कीड़ा है, पागलपन भी कह सकते हो, और खासकर ऐसे एक चीज जिस पर उसकी दक्षता हो। चलो मैं तुम्हें एक चिट्ठी डिक्टेट कर देता हूं, बस इतना बताना कि तुम जा रहे हो और क्यों जा रहे हो।
शर्लॉक ने एक सराहनीय चिट्ठी डिक्टेट की, जिसे पढ़कर एक विशेषज्ञ का मन भी कौतूहल से भर जाए। तुरंत एक जिला संदेशवाहक द्वारा चिट्ठी भिजवाई गई। उसी शाम मैं डॉक्टर हिल बॉर्टन का कार्ड और बेशमूल्य कटोरा लेकर अपने रोमांच पर जाने को तैयार था। बैरन ग्रनर का विशाल घर और उसके प्रांगण को देखकर उसके ऐश्वर्य का अंदाजा लगाया जा सकता था। घर के रास्तों के चारों ओर सुंदर झाड़ियां और सामने छोटे छोटे पत्थरों से ढका हुआ मैदान और उसमें कई मूर्तियां। मेरे पहुंचने पर एक नौकर मुझे बैरन के कमरे तक ले गया। बैरन अपने कलेक्शन के एक अलमीरा के सामने खड़ा होकर अपने ही कलेक्शन को सराह रहा था। मेरे प्रवेश करते ही उसने कहा, बैठिए डॉक्टर साहब। मैं अपनी कुछ बेशकीमती कलेक्शन देख रहा था। सोच रहा था कि क्या कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है। लीजिए, आप इस 7वीं शताब्दी के इस नमूने को देख लीजिए। ऐसी कारीगरी, ऐसी चमक कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। वैसे आप अपने साथ मिंग की वो कटोरी लाए हैं? मैंने सावधानी से कटोरी निकालकर उन्हें देखने दी। अपनी डेस्क पर बैठकर लैम्प के नीचे उस कटोरी को परखने लगा। मैं ध्यान से इस इंसान के मुखाकृत को देखने लगा। निस्संदेह बैरन की सुंदरता असाधारण है। शरीर का गठन मध्यम आकार का रहा होगा, पर सुडौल और आकर्षित। चेहरा हल्का सांवला, बड़ी काली उदासीन आंखें जो महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। काले बाल, पतले होठों के ऊपर छोटी नुकीली मूछ, चेहरा आकर्षणीय, मनमोहक आवाज, उत्तम शिष्टाचार। उम्र लगभग 30 के ऊपर, पर दस्तावेजों के हिसाब से 42 साल। आखिरकार बैरन ने कहा, शानदार, बहुत खूब। आपने कहा था आपके पास पूरा सेट है, पर मेरे खबर के मुताबिक इंग्लैंड में सिर्फ एक ही नमूना है और वो भी बिकाऊ नहीं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं जान सकता हूँ कि आपको ये सेट कहाँ मिली? मैंने बेपरवाह होकर जवाब दिया, क्या ये जानना ज़रूरी है? देखिए, चीज़ तो आपकी असली है, पर इसका मोल लगाने के लिए एक विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है। संदेह भरी नज़रों के साथ उसने कहा, साधारण रूप से इतनी बेशकीमती चीज़ के लेन देन को लेकर विक्रेता जिज्ञासा प्रकट करते हैं, पर आपने ये सब कुछ नहीं पूछा। मेरे लिए थोड़ा रहस्यपूर्ण है। अगर सोचिए, इसे खरीदने के बाद मुझे ये पता चले कि ये बिकाऊ नहीं है तो? इस तरह के दावे नहीं किए जाएंगे, आप आश्वस्त रहिए। तो जाहिर है मेरा दूसरा प्रश्न होगा कि आपके आश्वासन की कीमत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर मेरे बैंकर्स आपको देंगे। ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सौदा असामान्य लग रहा है। सौदा करना ना करना आपकी मर्जी, मैंने विरक्ति के साथ कहा। मैं पहला प्रस्ताव आपके पास लाया था ये सोचकर कि आप विशेषज्ञ हैं तो आपको इसकी कद्र होगी, पर आप नहीं लेना चाहते तो मुझे इसे बेचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको कैसे पता मैं विशेषज्ञ हूं? मुझे खबर है, आपने इस विषय पर एक किताब भी लिखी है। आपने पढ़ी है किताब? नहीं। असाधारण। अब तो ये मामला मेरे लिए और मुश्किल होता जा रहा है। आप खुद एक विशेषज्ञ हैं और कलेक्टर भी, और आपने वही किताब नहीं पढ़ी जिसे पढ़कर आप इस नायाब नमूने का मूल्यांकन कर सकते थे। समझाने का कष्ट करेंगे? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। मेरा मानना है कि कोई अगर शौक पालता है तो उसे बनाए रखने की वो हर मुमकिन कोशिश करता है। आपने अपनी चिट्ठी में कहा था आप विशेषज्ञ हैं। हाँ, मैं हूँ। तो मैं अगर कुछ सवाल पूछूं आपसे? देखिए,
मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, अगर आप सच में डॉक्टर हैं तो मुझे ये परिस्थिति काफ़ी संदेहास्पद लग रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं सम्राट शोमू के बारे में और कैसे उन्हें जापान के शोशोइन के खजाने से जोड़ा जाता है, क्यों सवाल मुश्किल लग रहा है? तो चलिए आप वे डायनेस्टी के बारे में बता दीजिए और सेरामिक के बर्तनों के इतिहास में उनका योगदान। मैं गुस्से का ढोंग करते हुए कुर्सी से उठा और कहा, यह असहनीय है। मैंने आप पर एहसान किया आपको इस नायाब नमूने को दिखाकर, और आप मुझे बच्चों की तरह परख रहे हैं। निश्चय ही मेरा ज्ञान इन विषयों में आपसे कम होगा, पर मैं कतई इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा। बैरन मेरी तरफ तेज नजरों से देखने लगा। उसकी उदासीन आंखों में चमक आ गई। उसने क्रूरता से हंसते हुए कहा, क्या योजना है आप लोगों की? आप होम्स के गुप्तचर बनकर आए हैं। वहां होम्स मरने वाला है, पर मुझ पर नजर रखने के लिए आपको भेज दिया। आप आ तो गए बड़ी आसानी से, पर जा नहीं पाएंगे। गुस्से से वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और दराज में कुछ ढूंढने लगा। मैं पीछे हट गया और आक्रमण के लिए तैयार हुआ। उसे पहले ही मुझ पर शक था। ये सवाल जवाब तो बस उसके शक को यकीन में बदलने के लिए था। अचानक बैरन को कुछ सुनाई पड़ा। वह अंदर के कमरे की तरफ भागा। 2 कदम लेने पर मुझे खुला दरवाजा दिखा और उस कमरे का दृश्य, मुझे आज तक वो दृश्य स्पष्ट रूप से याद है। बगीचे के तरफ की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के बगल भूत के समान शर्लॉक खड़ा था, सर पर खून से लथपथ बैंडेज। अगले ही पल शर्लॉक खिड़की से कूद गया। उसके बगीचे में गिरने की आवाज आई। गुस्से से घर का मालिक मिस्टर बैरन उसके पीछे खिड़की तक गया और अचानक एक झटके में एक महिला का झाड़ियों से बाहर निकला। उसी क्षण बैरन जोर से चिल्लाया। उसकी चीख मेरी स्मृति में हमेशा गूंजती रहेगी। चेहरे को दोनों हाथों से ढककर वो कमरे की तरफ आया और दर्द से फर्श पर लोटने लगा, चिल्लाने लगा, पानी, कोई पानी दे दो मुझे। मैं तुरंत पानी का जग ले आया। उसकी चीखें सुनकर बटलर, नौकर, चाकर दौड़े चले आए। उसकी हालत देखकर एक तो होश ही खो बैठा। लैम्प की रोशनी में उसके चेहरे के घावों का निरीक्षण करने लगा। तेजाब की बूंदें उसके कानों से, होठों से गिर रही थी। एक आंख की पुतली सफेद हो चुकी थी, दूसरी आंख लाल हो गई थी। जिस चेहरे को थोड़ी देर पहले मैं निहार रहा था, अब उस चेहरे को तेजाब ने धुंधला, बेरंग, अमानवीय, भयानक बना दिया है। अपराधी को ढूंढने के लिए कुछ नौकर बगीचे में गए, पर अंधेरा हो गया था। बारिश भी होने लगी थी। कुछ हाथ नहीं आया। बैरन गुस्से में, दर्द में चीखते हुए कहने लगा, ओह, ये उस किटी विंटर का किया है। उसे छोड़ूंगा नहीं, और ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसके चेहरे को तेल से धोया, रुई की एक मोटी परत लगाई और मॉर्फिन की एक इंजेक्शन दी। उसके दर्द ने मेरे प्रति उसके भावनाओं को भुला दिया। उसकी चोटें देखकर मुझे रोना आ जाता, पर उसकी करतूत, जिसके कारण उसे ये पीड़ा सहनी पड़ रही थी, उसे सोच मैं उसके दुख भूल गया। कुछ देर बाद उसके परिवार के सर्जन और उनके साथ एक विशेषज्ञ आए। साथ ही साथ पुलिस भी पहुंची। मैंने पुलिस को अपना असली परिचय दिया। कोई और परिचय देना बेवकूफ़ी होती। शर्लॉक के साथ रहते रहते पुलिस भी मुझे पहचान गई थी। 1 घंटे बाद मैं बेकर स्ट्रीट पहुंचा। होम्स हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, घबराया, थका हुआ। आज शाम की घटना ने होम्स जैसे निडर इंसान को हैरान कर दिया। मैंने बैरन के बारे में सब कुछ बताया। सुनकर शर्लॉक ने कहा, यह सब उसके किए का नतीजा है वैटसन, उसके किए का नतीजा।
देर सवेर ये होना ही था, बहुत पाप किए हैं उसने। ये कहकर उसने वो भूरे रंग की नोटबुक दिखाई। ये है वो नोटबुक जिसके बारे में मिस विंटर ने हमें बताया था। अगर ये नोटबुक पढ़कर भी मिस वॉयलेट ने इस शादी से मना नहीं किया तो फिर इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, पर इसे पढ़कर वो ये शादी ज़रूर तोड़ देंगी। इसे पढ़ने के बाद कोई भी स्वाभिमानी औरत ये शादी नहीं कर सकती। ये उसकी लव डायरी है, लव डायरी ही कह लो। जब मिस विंटर ने मुझे इस डायरी के बारे में बताया तभी मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा हथियार है, बस हमारे हाथ लगने की देरी थी। जब मैं मिस वायलेट से मिलने गया तब मैंने इसका जिक्र नहीं किया, ये सोचकर कि कहीं वो बैरन को सब बता ना दे। पर मैं बस मौका ढूंढ रहा था और वो मौका मिला उस हमले से। मुझ पर हमला करा के बैरन निश्चित हो गया कि मैं उसके रास्ते से हट चुका हूँ। अब वो और कोई सावधानी नहीं बरतने वाला था। मैं थोड़ा और इंतज़ार करता, पर उसके अमेरिका जाने वाली खबर ने मुझे तुरंत कदम उठाने पर विवश कर दिया। वो अपना ये नोटबुक अपने साथ ले जाता, इसलिए हमें जल्द ही कुछ करना था। रात में वो चौकन्ना रहता है, इसलिए चोरी संभव नहीं। शाम के वक्त ही मौका था, अगर उसका ध्यान किसी और तरफ लगाया जा सके। इसी काम के लिए तुम्हें और इस नीली सी कटोरी को इस्तेमाल में लाया गया। तुम्हारे चाइनीज पॉटरी के सीमित ज्ञान की वजह से मेरे पास बहुत कम वक्त था इस काम को अंजाम देने में, इसलिए मैंने मिस किटी विंटर को बुलाया ताकि वो नोटबुक का स्थान निश्चित करवा पाए। मेरी मानो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने अपने कपड़ों के नीचे तेजाब छुपा रखा है। मुझे लगा था कि वो मेरी मदद करने आई हैं, पर उसके इन इरादों की मुझे कोई खबर नहीं थी। वैसे उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि तुमने मुझे भेजा है। हाँ, मुझे लगा ही था, पर चलो इतना समय तो मिल गया कि इस नोटबुक को लेकर मैं आ पाया। पर थोड़ा और समय मिल जाता तो मुझ पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। ओह सर जेम्स, आइए, अच्छा हुआ आप आ गए। शर्लॉक ने पहले ही उन्हें बुला लिया था। बड़े ध्यान से उन्होंने शर्लॉक की सारी बातें सुनी। आपने तो कमाल कर दिया मिस्टर होम्स। डॉक्टर वॉटसन के मुताबिक अगर चोटें इतनी भयानक हैं तो निश्चय ही शादी को रोकने की हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी। इस नोटबुक को भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्लॉक ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मिस डी मर्विल जैसी महिलाएं अपने प्यार के खातिर एक विकृत शहीद से भी शादी कर लेंगी। अगर हम बैरन के नैतिक रूप का खुलासा कर पाएं तो फिर जाकर शायद वो इस शादी के लिए मना कर दें। ये डायरी खुद बैरन ने लिखी है, इसे वो अस्वीकार नहीं कर पाएंगी। सर जेम्स तुरंत ही उस नोटबुक और उस कटोरी को लेकर निकल पड़े। उन्हें विदा करने मैं नीचे तक गया। वहाँ पहले से ही उनकी गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। वो गाड़ी में बैठे कि अचानक मेरी नज़र गाड़ी पर लगे एक निशान पर पड़ी। निशान था इंग्लैंड के राज घराने का। सर डेमरी अपने कोट से इस निशान को छुपाने की कोशिश करने लगे, पर मेरी नज़र पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। मैं आश्चर्य होकर होम्स के कमरे की तरफ भागा और कहने लगा, मैंने ढूंढ निकाला है हमारे क्लाइंट को। वो कोई और नहीं बल्कि वो एक वफादार दोस्त और एक उदार व्यक्तित्व है। इससे ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, शर्लॉक ने कहा। उस नोटबुक को कैसे काम में लाया गया इसकी हमें खबर नहीं थी, पर 3 दिन बाद मॉर्निंग पोस्ट में एक खबर छपी। बैरन अडलबर्ट क्रनर और मिस वायलेट डी मर्विल की शादी रद्द हो चुकी है। उसी कागज में मिस किटी विंटर के खिलाफ तेजाब से हमला करने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई के बारे में छापा गया। पर जहां तक मुझे याद है,
मिस विंटर को अपने इस अपराध की तुलना में बहुत ही कम दंड सुनाई गई। शर्लॉक होम्स को भी चोरी का अभियुक्त माना गया, पर जब चोरी का सामान इतना उपयोगी हो और क्लाइंट इतना प्रसिद्ध, तो ब्रिटिश कानून भी कुछ नहीं कर पाया। और यही समाप्त होती है आज की कहानी, द एडवेंचर ऑफ इलस्ट्रियस क्लाइंट। अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो सुनते रहिए स्टोरी हाउस को। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।